जरा सोचिए, संयुक्त राष्ट्र का वो बड़ा सा हॉल जहां दुनिया भर के लीडर्स एक साथ आते हैं। लेकिन 2025 में एक दिन ऐसा आया जब ये हॉल एकजुटता का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी दरार का गवाह बना। तारीख थी 26 सितंबर 2025 और इस दिन की कहानी वो उन लोगों ने नहीं लिखी जो हॉल में बैठे थे, बल्कि उन लोगों ने लिखी जो वहां से उठकर बाहर चले गए थे। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था। हम बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा डिप्लोमैट्स की, जो 50 से ज्यादा देशों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सब एक साथ उठे और हॉल से बाहर चले गए। और सबसे बड़ी बात, ये सब तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भाषण शुरू भी नहीं किया था, एक शब्द भी नहीं कहा था। तो ये जो खाली कुर्सियों की तस्वीर थी ना, वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रही थी। इजराइल दुनिया में कैसे अकेला पड़ता जा रहा है, उसकी कहानी। पर बड़ा सवाल यही है कि भाई नौबत यहां तक आई कैसे। देखिए, ये जो वॉकआउट हुआ ये अचानक से नहीं हो गया। इसके पीछे महीनों से बढ़ रहा डिप्लोमैटिक प्रेशर था और एक बहुत ही भयानक जंग का साया था। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में। उसके बाद गाजा में जो जंग शुरू हुई वो करीब 2 साल तक चली। और इसी जंग ने पूरी दुनिया में एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक और ह्यूमैनिटेरियन संकट खड़ा कर दिया था। और जाहिर है, जब इतने बड़े पैमाने पर जाने जाती हैं तो दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता ही है। इस जंग की जो भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, उसने कई देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। नेतन्याहू के इस भाषण से ठीक कुछ दिन पहले ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अमेरिका के सबसे करीबी साथी जैसे कि यूके, फ्रांस, कनाडा, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भी अपनी पुरानी पॉलिसी से हटकर एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी। और यूएन के उस हॉल के अंदर ये जो बटा हुआ माहौल था वो एकदम साफ दिख रहा था। मतलब एक तरफ नेतन्याहू थे जिनके लिए लोग बाहर जा रहे थे, और दूसरी तरफ ठीक एक दिन पहले फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास को उसी हॉल में जोरदार लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। फर्क बिल्कुल साफ था। तो सोचिए माहौल कैसा होगा। एक तरफ दुनिया वॉकआउट कर रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू पोडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में सीधे सीधे उन देशों पर निशाना साधा जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि ये फैसला तो आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात को और तीखा करते हुए इस कदम को एक शर्मनाक फैसला और उन देशों के माथे पर शर्म का एक निशान तक कह दिया। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बीच भी उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि इजराइल किसी भी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा और हमास को खत्म करने के लिए अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। मैसेज था, काम पूरा करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज हुई। नेतन्याहू का ये मैसेज सिर्फ यूएन हॉल के अंदर बैठे लोगों के लिए नहीं था। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं हुआ। उनके भाषण को बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर सीधा गाजा में ब्रॉडकास्ट किया गया। ये एक साथ दो निशाने साधने जैसा था, बंधकों तक एक पैगाम पहुंचाना और हमास को एक खुली धमकी देना। तो इस वॉकआउट ने दुनिया को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया था। लेकिन ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि कौन से देश बाहर गए और कौन से रुके रहे, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसा कि उम्मीद थी, ज्यादातर अरब और मुस्लिम देश तो वॉकआउट कर गए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के डेलीगेशन रुके रहे। पर यहाँ भी एक पेच था। उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सीनियर डिप्लोमैट्स नहीं बल्कि जूनियर लेवल के अधिकारी मौजूद थे। ये एक साफ इशारा था कि वो भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हैं। और इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन में एक और ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। सोचिए, जो इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने पब्लिकली नेतन्याहू को चेतावनी दे दी कि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश न करें। ये जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो सिर्फ यूएन हॉल के अंदर तक ही सीमित नहीं था, ये बाहर भी साफ महसूस हो रहा था। असल में नेतन्याहू पर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट था। इस वजह से उन्हें न्यूयॉर्क आने के लिए अपनी फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा। उन्हें यूरोप के ऊपर से एक लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ा ताकि किसी भी तरह की गिरफ्तारी से बचा जा सके। तो इन सब बातों का, इस पूरे घटनाक्रम का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, यूएन में जो हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ड्रामा नहीं था। ये इस पूरे संघर्ष के भविष्य में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल हो सकता है। ये जो खाली कुर्सियों वाली इमेज है ना,
ये हमेशा याद रखी जाएगी। ये गहरे अलगाव की कहानी को और पक्का करती है, और हो सकता है कि इससे दूसरे देशों को इजराइल पर प्रतिबंध लगाने या और भी कड़े डिप्लोमैटिक एक्शन लेने का हौसला मिले। और आखिर में ये पूरा वाकया हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये है कि जब दुनिया आपकी बात सुनने के बजाय उठकर बाहर चली जाए, तो फिर शांति का रास्ता निकलेगा कैसे?